what we have discussed? जल्दी जल्दी आंसर दे दो, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं. What we have discussed in the last class? Harsh? Bindu? Am I audible to everybody? Yes, ma'am. Audible. Okay, tell me what we have discussed in the last class. को किसी को टॉपिक भी याद नहीं है? अगर टॉपिक याद नहीं है तो फिर आगे क्या पढ़ाने का फायदा है? मैंने ये थोड़ी पूछा है कि उस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था. जस्ट टॉपिक पूछा था, टॉपिक भी आप लोग नहीं बता पा रहे हो. युवराज? Yes, ma'am. What we have discussed in the last class? याद है, भूल गया. भूल गए? मैम दिमाग में बाहर नहीं निकल रहा है. दिमाग में क्या निकल रहा है? मैम अब मैम निकल नहीं रहा है मैम. गॉड, अगर आप याद नहीं रह रहा है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, लास्ट क्लास जस्ट कल ही. माय गॉड. ओके फाइन. सी, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो नोट्स आई गिव यू, नो प्रॉब्लम, बट कम से कम आप टॉपिक का नाम तो लिख लो. अगर टॉपिक का नाम नहीं लिखोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपसे टीचर्स पूछते हैं कि कल क्या पढ़ा था, वो तो आप बता ही नहीं पाओगे. नाम तो लिख लिया करो एटलीस्ट टॉपिक का कि आपने क्या पढ़ा है. सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया कि आज आपकी न्यूट्रिशन की क्लास हुई थी, न्यूट्रिशन की क्लास में आपको मैम ने क्या पढ़ाया है, तो आप तो आंसर भी नहीं करोगे किसी चीज का, टॉपिक भी नहीं बताओगे, तो डांट तो मुझे पड़ेगी ना कि मैम इसका मतलब आपने क्लास ही नहीं ली है. एटलीस्ट टॉपिक को सुनो, टॉपिक का नाम तो लिखो. लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया. तो आज हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स पढ़ेंगे. कल हमने न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ी थी? एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. उसके बाद उसके कॉजेज हम लोगों ने पढ़े थे कि किन किन कॉजेज की वजह से ज्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, और मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स पढ़े थे. उनके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़ लिया था, देन न्यूट्रिशनल अनीमिया पढ़ लिया था, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़ लिया था हम लोगों ने, कार्डियोवास्कुलर ओबेसिटी पढ़ लिया था, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो लास्ट हम लोगों ने ओबेसिटी पढ़ा था. आज हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड कैंसर कवर करते हैं. तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस classified as one of the food habit related illness. क्यों? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसका सीधा सीधा से इफेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, बिकॉज चेंजेस इन द फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल कैन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, एंड मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज और अपर क्लास फैमिलीज आर हैविंग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज. नॉर्मली ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो होती हैं, जो हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमने अर्बन एरिया में ज्यादा देखने को मिलती हैं एक्सेप्ट फॉर रूरल एरियाज. क्योंकि रूरल एरियाज में जो भी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं या फिजिकल वर्क है वो बहुत ज्यादा होता है, और अर्बन एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल या तो ऑफिस में काम करते हैं या फिर ऐसी जगह में काम करते हैं जहां पर उनकी लाइफ जो है वो मॉडरेटली सीडेंट्री हो जाती है. मतलब ऑफिस में काम करते हैं, पूरा दिन वो खाना खाया, उन्होंने 15 मिनट्स का रेस्ट लिया, फिर पूरा अपना लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में लंच किया, लंच करने के बाद 15-10 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा दिन लैपटॉप पे काम करना है. या फिर टीचर्स होते हैं वो पूरा टाइम, अभी जैसे अभी का सिनेरियो क्या है कि हमारा सीधा सीधा सा काम हो गया है कि पूरा टाइम, दिस डजंट मैटर कि हम 3 क्लासेस ले रहे हैं या 4 क्लासेस ले रहे हैं, जो भी क्लासेस ले रहे हैं वी आर टेकिंग ऑन द लैपटॉप ओनली. तो पूरा आई साइट का प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा दिन भर लैपटॉप फोन हमारे सामने चलता है. तो जो अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है ड्यू टू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड changes in the food habits. So cardiovascular disease is classified as one of the most and one of the dangerous disease condition which is being related to the food habits, because it changes and it increases the cardiovascular diseases in Indian population, mostly in middle class and upper class groups. Okay, so the World Health Organization or WHO reports published in medical journals like Lancet and
Indian Heart Generals suggested that 2020 तक we would lose 100 million cardiac patients in India. So you can understand कि food habits कितनी important है and कितनी dangerous disease conditions they are causing in the body, and with these conditions how many people or how many individuals we are losing every year. So 100 million cardiac patients we are going to lose in 2020. Already data has been collected in India only, and it is now 30 million around the world. 30 million around the world. ये होती है कार्डियक डिजीजेस। अब कार्डियक डिजीजेस में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, कार्डियोमिगैली हो गया, कार्डियक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, देन उसके बाद में आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, प्लाक फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे कार्डियक डिजीज होते हैं। और ये सबसे ज्यादा किस चीज से अफेक्ट होते हैं, हमारे फूड हैबिट से, यानी कि हमारे न्यूट्रिशनल हैबिट्स किस तरीके की हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत जल्दी उनको घर से निकलना है क्योंकि मेट्रो से उनको ट्रैवल करना है, फिर आगे उनको बस से ट्रैवल करना है या वॉट एवर देयर ट्रैवलिंग रूट इज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉलेजेस का या फिर ऑफिस का टाइम शेड्यूल है वो टाइम बाउंड है कि आपने 9 AM से पहले पहले हॉस्पिटल पहुंचना है, या 9 AM से पहले पहले आपने ऑफिस पहुंचना है, 9 AM से पहले पहले आपने अपना जो भी वर्किंग एरियाज है वहां आपको पर टाइम से पहुंचना, अदरवाइज योर सैलरी वुड बी डिडक्टेड और योर हाफ डे वुड बी कंसिडर्ड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो लॉन्ग टाइम ट्रैवल करते हैं, इसलिए उनको घर से जल्दी निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। और ब्रेकफास्ट स्किप करने का सबसे डेंजरस इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, जो एनर्जी ब्रेन को फूड से मिलती है, ब्रेकफास्ट से मिलती है, वो एनर्जी लूज हो गई और अभी जितनी एनर्जी बॉडी के अंदर बची थी, नाउ द पर्सन इज यूजिंग दैट एनर्जी इनटू देयर वर्क। तो अभी क्या होगा, ऑलरेडी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पेशेंट पर्सन हैज बीन टेकन, उसके बाद जो एनर्जी ली ही नहीं है, जो खाना खाया ही नहीं है, ब्रेकफास्ट स्किप किया, उसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को पर्सन को जल्दी जल्दी एंगर आना शुरू हो जाता है, उनकी मूड स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, मूड चेंजेस होने लगते हैं, मूड स्विंग होने लगता है। तो ये ब्रेकफास्ट का असर होता है। फिर उसके बाद में सपोज इतनी जल्दी जल्दी में आप घर से बाहर निकले हो, घर से बाहर निकलते टाइम आप अपना लंच घर भुलाए हो, तो आप क्या करोगे, बाहर से कैंटीन से कुछ खा लोगे छोटा मोटा लेके। अब वो छोटा मोटा इज अदरवाइज अफेक्टिंग योर हेल्थ। तो फूड हैबिट्स क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को डेंजरसली अफेक्ट कर रहे हैं। यू आर स्किपिंग द मील और यू आर टेकिंग जंक फूड और यू आर टेकिंग inappropriate nutrition to the body, giving nutrition to the body. These are the food habits which are considering to be the most dangerous in cardiac disorders. तो in food habits की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हो रहा है, अगर कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कैंटीन्स में कैंटीन में ज्यादा प्रॉपर हाइजीन यूज नहीं करते हैं। आप कितनी भी हाइजीन यूज कर लो, बट वहाँ 100, 200, 300 इंडिविजुअल्स का खाना बनता है, लोगों का खाना बनता है, पूरे मास का खाना बनता है, तो वहाँ कितना ही ज्यादा हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो अगर फूड कंटामिनेटेड है तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, फिर पेशेंट को और दूसरे कंडीशंस हो सकते हैं। फिर अगर जंक फूड खा रहे हैं तो उसका सीधा सीधा सा जो इफेक्ट है वो हार्ट के ऊपर हो रहा है, क्योंकि पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो रहा है, कार्डियोमिगैली हो रहा है, फिर हिपैटोमिगैली हो जाएगा पेशेंट को। ये सारी कंडीशंस जो है और फूड हैबिट्स जो है, हमारे जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है वो हमारे हार्ट को इस तरीके से अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है कैंसर। ओके, so recent times have seen an increase in the incidences of cancer. This is mainly attribution of urbanization, industrialization, lifestyle changes, population growth and increased lifespan. तो ये किस वजह से हो रहा है? कैंसर मतलब कैंसर किसको बोलते हैं? When there is an abnormal growth of the cells, normal cells जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, जैसे हमारे हार्ट सेल्स हो गए, हमारे फिर लंग सेल्स हो गए, तो कैंसर किसको बोलते हैं? When there is an abnormal increase or abnormal growth and development in the cells, that is known as cancer. जो cyst formations हो जाते हैं, वो भी फाइब्रोसिस हो जाता है, वो भी एक टाइप का बिनाइन कैंसर से होते हैं। फाइन, तो कैंसर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. Benign means the cancer which is situated only one place and not affecting the associated body parts, and malignant when it is transferred from one area to another area, that is known as malignant. तो recent times में क्या हो रहा है ना कि due to
अर्बनाइजेशन, मतलब बहुत ज्यादा जितने भी ट्रीज थे वो सब काट के वहां पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, दैट इज नोन एज अर्बनाइजेशन। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हर चीज की आजकल फैक्ट्रीज बनाई जाने लगी हैं। इवन जो हमारी फूड मटेरियल्स हैं उनको भी आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, उनको भी लैब्स में बनाया जाता है। फूड हो गया आपका, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो गए, या फिर आपकी बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वेजिटेबल्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें बीटी बीटी वेजिटेबल्स बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वेजिटेबल्स हैं आपके। फिर आप हर चीज तो आपकी इंडस्ट्रीज में आ गई है, हर चीज आपको आर्टिफिशियली बना के दे देते हैं, तो दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मोस्टली कैंसर किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पोल्यूशन इतना है, फिर पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया, लाइफस्टाइल में इतने ज्यादा चेंजेस हो गए। नाइट शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट्स होती हैं, फिर इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं। पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है, किस टाइम उन्होंने खाना है, किस टाइम खाना नहीं खाना है, किस टाइम रेस्ट करना है, किस टाइम रेस्ट नहीं करना है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज लाइफ स्पैन, इन सब की वजह से जो सेल्स का जो नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द बायोलॉजिकल क्लॉक देयर विल बी एबनॉर्मल फॉर्मेशन और डिस्टोरिएशन इन द सेल्स। तो एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगता है, एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है इन द सेल्स, दैट इज नोन एज कैंसर। तो ये कैंसर के इंसिडेंसेस क्या क्या है, किस वजह से ज्यादा कैंसर हो रहा है? अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से, एंड इंक्रीज लाइफ स्पैन की वजह से। Okay, so in India, the life expectancy at birth has steadily risen from 45 years in 1971 to 62 years in 1991. तो 1971 तक क्या था कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही माना जाता था कि एक नॉर्मल लाइफ स्पैन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की 45 इयर्स तक है। अगर कोई बंदा 45 इयर्स तक सर्वाइव कर गया है, दैट मीन्स ही द नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 45 इयर्स। मतलब एक जनरल पॉपुलेशन को इकट्ठा किया गया, उसमें वो सब इंडिविजुअल्स की एज देखी गई, फिर उसमें एज आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता लगाया गया कि ओके, तो 45 तक मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव कर जाता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हुआ कि किस एज तक ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई सर्वाइवल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टिल 45 इयर्स ऑफ एज इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इन 1991 द 45 इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी हैज बीन इंक्रीज टू 62 इयर्स। अब इस चीज का एक गुड एडवांटेज भी है, इस चीज का एक बैड एडवांटेज भी है। गुड एडवांटेज क्या है कि ड्यू टू सप्लीमेंटेशन और ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल अगर आपने अच्छी अडॉप्ट करी है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल को नेगेटिवली अडॉप्ट किया है, जंक फूड लेना, एक्सरसाइजेज नहीं करना, काम प्रॉपर तरीके से नहीं करना, लेजी रहना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहना, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी आपकी उसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगी। अगर आप सिर्फ खाना खा रहे हो, फिर कोई एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में ओबेसिटी होने लगेगी। ओबेसिटी विल फर्दर लीड्स टू डायबिटीज, which further leads to renal disease, cholesterol problems, then हाइपरटेंशन प्रॉब्लम्स। तो आपकी एक गलती की वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ गई, इतनी सारी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो। फिर अगर आपने पॉजिटिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल मीन्स सुबह जल्दी उठ रहे हो, फिर जल्दी उठने के बाद में आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर रहे हो, लंच आप अपना स्किप नहीं कर रहे हो, फिर डिनर में प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, फिर आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, तो वो क्या है, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल है। और पॉजिटिव लाइफस्टाइल जब आप अडॉप्ट करोगे तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कैंसर is decreasing the life expectancy, and due to cancer and due to urbanization, industrialization, lifestyle changes, population growth and increased lifespan, there is a increased number of, or there is in increased incidences in the cancer patients। ये सारी problems की वजह से, बिकॉज लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट। जैसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, वो सबसे ज्यादा किस वजह से हो रहा था, हमारी फूड हैबिट में चेंजेस की वजह से हो रहा था। और कैंसर किस वजह से हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन ज्यादा होता है, स्मोक पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, फिर वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से निकलने वाली सारी वेस्ट चीजें या तो पानी में जाती हैं या फिर वो एयर में जाती हैं। इस वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस नजर आने शुरू हो गए हैं।
Okay, so this completes your major problems, nutritional problems in India. क्या क्या है आपका? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, फिर आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, फिर आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया है, फिर आपके रीनल डिसऑर्डर्स हैं, आपके कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी है, देन कैंसर। ये आपके कुछ मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया में बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी है, बट ज्यादातर विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत छोटे बच्चों में होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसको ओवरकम करने के लिए किस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए गए हैं? That are the major nutritional programs in India. Okay, so the government of India has launched so many nationwide health programs to improve and restore the health status of the vulnerable population. तो हमारी vulnerable population कौन कौन सी थी? Infants हो गए, pre-schoolers हो गए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, एंटीनेटल मदर्स हैं एंड पोस्टनेटल मदर्स हैं। तो ये सब हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। इन्फेंट्स क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर इतना वीक होता है कि दे आर नॉट एबल टू fight against the microorganisms or they are not able to fight against the bacteria, इसीलिए वो vulnerable हैं, क्योंकि they have less amount of immunity, क्योंकि now they don't develop, they don't take birth with immunity, they have some type of immunity, but after taking birth they are acquiring the immunity, इसीलिए immunization होता है। 6 वीक्स पे इम्यूनाइजेशन होता है, 9 वीक्स पे इम्यूनाइजेशन होता है, 6 मंथ्स पे, 9 मंथ्स में। तो पूरे टाइम, मतलब जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चलता ही रहता है। डीपीटी की वैक्सीन लगती है, परट्यूसिस की वैक्सीन लगती है, ओपीवी लगता है, ये सारे के सारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आते हैं, ताकि जो बेबी है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करें। इसीलिए उनको हम वल्नरेबल ग्रुप कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग टेकन बर्थ विद द प्रॉपर इम्यूनिटी, दे आर नाउ डेवलपिंग द इम्यूनिटी। देन प्री स्कूलर्स है, सेम रीजन है, प्री स्कूलर्स भी बच्चे ही होते हैं जो अभी तक स्कूल जिन्होंने जाना नहीं शुरू किया है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मोटर स्किल्स एंड जो मोटर स्किल्स होते हैं, जो सेंसरी स्किल्स होते हैं, वो जब दूसरे बच्चों के साथ में खेलते हैं, जब उनको एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं प्रॉपर, उनको चीजों के साथ आइडेंटिफाई कराया जाता है चीजों को, तब उनका मोटर एंड जो सेंसरी स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं। देन स्कूल चिल्ड्रन है, फिर एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर्स हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एंटीनेटल टाइम में भी, फिर पोस्टनेटल टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए जो करंट मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं वो है इंटीग्रेटेड। लिखते रहना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, बट फिर भी आप लोग लिखते रहना, क्योंकि कल मैं फिर से पूछूंगी। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, दैट इज ICDS, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो ये, इनके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, पहले एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। सेकेंड है आपका मिड डे मील प्रोग्राम, ये तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी में पोस्टिंग भी होती है, कम्युनिटी में आप जाते हो, वहां भी देखते हो जो स्कूल्स हैं उनमें भी मिड डे मील बच्चों को बांटा जाता है। उससे क्या होता है कि जो चीजें बच्चे घर में खाना अवॉइड करते हैं वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि एक होता है ना कि जो फैमिली के साथ में आप थोड़ा सा अलग बिहेव करते हो, बट जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आप कुछ ज्यादा, मतलब ओपनली बात कर सकते हो हर चीज के बारे में। तो ये डिफरेंस होता है फैमिली का एंड फ्रेंड्स का। तो जो चीज यू आर अवॉइडिंग एट होम, नाउ यू आर ईटिंग वेरी हैप्पीली, तो इसीलिए मिड डे मील प्रोग्राम्स शुरू किए गए थे। देन स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं वो एंटीनेटल मदर्स के लिए है, पोस्टनेटल मदर्स के लिए है। देन वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, दैट इज WNP, wheat based nutrition programs. Then applied nutrition programs हैं, बालवाड़ी nutrition programs हैं। Then national nutritional anemia prophylaxis program, that is NNAPP, national nutritional anemia prophylaxis program. The national program for prevention of blindness due to vitamin A deficiency. So now you are understanding कि जितने भी सारे हमने अभी डिजीज कंडीशन पढ़े थे, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पढ़े थे, वो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो, या विटामिन ए डेफिशिएंसी हो, या फिर एनीमिया हो, आयोडीन हो, कैंसर्स हो, या आपके ओबेसिटी हो, इन सब के लिए इंडिया में प्रोग्राम्स बने हैं। तो क्या क्या है? वीट बेस्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हो गए, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम्स हैं,
then national program for prevention of blindness due to vitamin A deficiency, and next is national goiter control program, that is iodine deficiency disorder, इसके लिए भी program है. Then Tamil Nadu integrated nutritional program specially for Tamil Nadu. Then अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना जो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स के लिए होती है या फिर जो थोड़े लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए है. और उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. तो नाउ ये 11 प्रोग्राम्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. और ये याद रखना, आपका जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें कोई ना कोई डेफिनेटली एक प्रोग्राम जरूर पूछते हैं, एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम पूछेंगे और एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे एग्जाम में. तो ये 11 प्रोग्राम्स यू हैव टू समराइज वेरी नाइसली. ओके, सो फर्स्ट क्या था हमारा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, दैट इज ICDS. तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975. 1975 में जो हमारा 5th 5-year प्लान आया था. हमारे बहुत सारे 5-year प्लान्स है ना इंडिया में. 5-year प्लान्स होते हैं, पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना. वो हर 5 years में चेंज होते हैं. चेंज इन द सेंस कि उनके अंदर बहुत सारी एडिशनल चीजें हर 5 साल में ऐड ऑन की जाती हैं, और जो ऑलरेडी हो गया है उसको थोड़ा सा सबसाइड किया जाता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करी जाती हैं. तो वो होती है हमारी 5 years प्लान और पंचवर्षीय योजनाएं. तो 1975 में 5th 5-year प्लान जो है वो लॉन्च करना था. तो उस टाइम पर ही ये ICDS प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 in pursuit of the national policy for children in 33 experimental blocks. यानी कि उससे पहले ही जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उससे पहले बच्चों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. एक्सपेरिमेंट इन द सेंस के क्या क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या उस चीज का रीजन है, किस तरीके से उनको रिजॉल्व किया जाएगा, कितना न्यूट्रिशन बच्चों को चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों को अभी प्रोवाइड कराया जा रहा है. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में अक्टूबर 2, 1975 को दिस ICDS program has been launched. The success of the scheme led to its expansion to 2996 projects by the end of March 1994. यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स 33 ब्लॉक्स के ऊपर शुरू हुए थे, मतलब 33 ब्लॉक्स में शुरू हुए थे, वही एक्सपेरिमेंट हैज बीन एक्सपेंडेड टू 2996 प्रोजेक्ट्स. यानी कि बच्चों के ऊपर तब तक इतने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके थे 1994 तक. Now the goal is to universalization of ICDS throughout the country. अभी क्या था कि ये प्रोग्राम जो था वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए था, पर्टिकुलर रीजन के लिए था. ये यूपी के लिए हो गया या महाराष्ट्र के लिए हो गया या मध्य प्रदेश के लिए हो गया. 1975 में तो ये हुआ था. बट जब धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंट्स आगे एक्सटेंड होते चले गए, वो 33 के बाद में वो एक्सटेंड हुए 100 के बाद 200 के बाद थाउजेंड्स में वो एक्सपेरिमेंट्स होने लगे. तो फिर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के पास आने लगे कि इस तरीके का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या इस तरीके के न्यूट्रिशनल नीड्स हम बच्चों की पूरी कर सकते हैं. तो 1994 में गोल क्या बन गया था कि द प्रोग्राम ICDS विच इज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन हैज टू बी यूनिवर्सलाइज्ड इन द होल कंट्री. यानी कि पूरे कंट्री में एक ही जैसा गोल क्या था, पूरे कंट्री में एक ही जैसा ICDS प्रोग्राम होना चाहिए. डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट रूल्स नहीं होने चाहिए. तो दिस वाज द गोल. Then the primary responsibility of the implementation of the program is with the development of women and children. समझ आया क्या इसका प्राइमरी रोल था? आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन्स पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा किया गया है एंड छोटे बच्चों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. So primary responsibility of the implementation of the program is to the development of women and child. Ministry of Human Resources Development at the center and the nodal department at the state, which may be social welfare, rural development, tribal welfare, health and family welfare or women and child development. तो इसकी responsibility किस किस को दी गई थी? गोल क्या था? गोल was to डेवलप द विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट. यानी कि जो भी चाइल्ड और विमेन डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं
उनका काम था कि उनको फीमेल्स के लिए प्रोग्राम्स चलाने हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स चलाने हैं, तो वो किस तरीके से प्रोग्राम्स चलाएंगे, क्या क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, किस तरीके से उनका इम्यूनाइजेशन होगा, किस तरीके से फीमेल्स को जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, पेरेंटल सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, ओरल सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, घर घर जाके सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, या फिर उनको हॉस्पिटल में सब सेंटर्स पे बुला के सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम्स के अंडर जो डिपार्टमेंट हेड्स थे उनको देखना था। प्रोग्राम क्या था? ICDS यानी चाइल्ड एंड विमेन का डेवलपमेंटल प्रोग्राम था ये। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, that has to be decided by human resource development department। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो रूरल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। फिर हमारे जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो थोड़े से आदिवासी टाइप एरियाज होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फिर हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू डेवलप द विमेन एंड चाइल्ड, टू डेवलप द विमेन एंड चाइल्ड, ये प्राइमरी गोल था ICDS प्रोग्राम का। देन बेनिफिशियरीज कौन थे, मतलब किन किन को ये बेनिफिट्स मिल सकते थे? जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप लोग, जैसे आपकी क्लास है GNM फर्स्ट ईयर है। अब GNM फर्स्ट ईयर तो बहुत मतलब स्टार्टिंग से शुरू होता है ना, फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर है, फिर थर्ड ईयर आएगा, फिर आप इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद अगर आपने और पढ़ना है तो फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc करना है, फिर मतलब धीरे 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 यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन योर स्टडीज। तो अभी क्या है, सपोज प्रोग्राम्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके कॉलेज में एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो रहा है, या फिर आपके कॉलेज में एक CNE हो रहा है, मतलब कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन हो रहा है, तो आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको पूरी क्लास को बोला जाएगा कि दैट CNE और कंटिन्यू नर्सिंग प्रोग्राम इज ओनली फॉर यू, क्योंकि आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको पता चलेगा किस तरीके से आपने सेकेंड ईयर में पढ़ना है, किस तरीके से आपने थर्ड ईयर में पढ़ना है, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। तो मतलब आप बेनिफिशियरी यानी कि कौन किन लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिशियरी फॉर ICDS प्रोग्राम वाज चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज, यानी कि जो बच्चे 6 साल से कम हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग women in the age group of 15 to 44 years of age। तो ये बेनिफिशियरीज हैं। देन एडोलेसेंट गर्ल्स, देन द 9th 5-year plan aim to universalize the ICDS coverage of the whole country। That is मतलब I already told you कि प्रोग्राम का जो एम था वो था पूरे कंट्री के अंदर उसको एक जैसा बनाना। तो बेनिफिशियरीज कौन थे? बेनिफिशियरीज आर चिल्ड्रन बिलो 6 years। उसके अंदर हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ मेल है फीमेल है, नहीं, जो बच्चे 6 साल से कम हैं उनको बेनिफिट मिलेगा ICDS का। फिर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको बेनिफिशियरी बनाया गया है। देन वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 years, यानी कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या वो लैक्टेटिंग वुमेन है बट अबव 44 years ऑफ एज है, समटाइम्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल 44 years ऑफ एज है, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग बट शी इज नॉट, शी एक क्राइटेरिया है कि 15 से 44 years की जो फीमेल है उनको इंक्लूड करना है। बट एक क्राइटेरिया क्या है कि अगर 44 years से भी अबव है और शी इज प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, वी कैन इंक्लूड दैट, बिकॉज ये भी एक इंक्लूजन क्राइटेरिया है। तो बेनिफिशियरीज कौन कौन है? चिल्ड्रन हु आर बिलो 6 years ऑफ एज, देन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, वो कोई भी हो, एज कितनी भी हो उनकी, देन वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 years, then adolescent girls, ये इन लोगों के लिए बेनिफिशियरी था। तो अभी समझ आया कि जो हमारे सोशल वेलफेयर्स होते हैं या रूरल डेवलपमेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जब ICDS प्रोग्राम को लाया गया तो उनका काम था कि ICDS प्रोग्राम को आगे पास ऑन करना। आगे पास ऑन करने का मतलब है एक प्रोग्राम बनाया गया है कि ये प्रोग्राम इन लोगों के लिए है। अब इस प्रोग्राम के अंदर आप क्या क्या और चीजें इंक्लूड करोगे। सपोज
मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता चल जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो एनीमिक होती हैं। ये आपको पता चल गया कि इस एरिया की या इस सब सेंटर के अंदर जितनी भी फीमेल्स आती हैं उनमें से 50% फीमेल्स जो है वो एनीमिक हैं। तो अब उस एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए या उस एनीमिया की प्रॉब्लम को सबसाइड करने के लिए आईसीडीएस प्रोग्राम के अंदर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप ऐसी कौन सी चीज उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सबसाइड हो जाए। तो जो आपके वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड है उनको बोलना है कि सर अभी जो भी फीमेल्स हैं उनको हमने स्क्रीनिंग कर लिया है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, उनको घर घर जाकर या फिर उनको सब सेंटर में बुला के वी कैन प्रोवाइड आयरन टैबलेट्स। तो दिस इज द फंक्शन और दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और रिस्पॉन्स क्या था, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, डेवलपमेंट ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड। तो ये आपका फर्स्ट हो गया आईसीडीएस, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड इसलिए बोला गया है बिकॉज इसके अंदर चाइल्ड भी है एंड मदर भी है। तो ये इसका बेनिफिशियरी हो गया एंड इसका प्राइमरी गोल हो गया। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसके क्या क्या और फर्दर गोल्स थे। ऑब्जेक्टिव्स आर इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 years, अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6 years, क्योंकि बेनिफिशियरीज हैं तो उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को अपग्रेड करना है। और अपग्रेड कैसे करना है, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए तो इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है, जब बच्चे का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुरू होता है तभी उनको कार्ड दिया जाता है कि जब जब आपको आपके बच्चे को टीका लगेगा या जब जब आपके बच्चे को इम्यूनाइजेशन होगा, वो जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं वो टिक कर देंगे ताकि पता चल जाए कि बच्चे को कितने इम्यूनाइजेशन हो चुके हैं और कितने इम्यूनाइजेशन बाकी हैं। उसी तरीके से न्यूट्रिशनल हेल्थ कार्ड्स भी दिए जाते हैं जिसमें उनको बूस्टर डोज दी गई है या नहीं दी गई है, विटामिन ए सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, सी डी वट एवर सप्लीमेंट्स हैज टू बी गिवन, वो दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं और कब कब दिए जा रहे हैं, दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली टू अवॉइड any kind of side effect or any kind of nutritional deficiencies. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, क्योंकि 6 years तक के बच्चे बेनिफिशियरी हैं। Okay, lay the foundation for proper psychological, physical and social development of the child. तो अभी क्या फंक्शन आया, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रूरल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है, तो इनके जो हेड्स हैं उनका काम है नाउ दे हैव टू फाउंड द प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब ये कैसे होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं या स्कूलर्स होते हैं उनके अंदर क्यों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वो घर पे खाना नहीं खाते हैं या बाहर जब वो लोग चले जाते हैं तो उनका एक फ्रेंड सर्कल हो जाता है, उस फ्रेंड सर्कल के अंदर दे कैन इजीली एडजस्ट और जो चीजें शेयर कर सकते हैं वो शेयर कर सकते हैं, फूड भी शेयर करते हैं। इवन आपने देखा होगा स्कूल्स में जब आप छोटे थे या इवन जब मैं छोटी थी तो जब हम स्कूल जाते थे तो वी आर अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स, उस गर्ल्स के ग्रुप में वी ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट फूड के ये आज मैं अपने घर से लेके आई हूँ तो आधा इसमें से मेरी फ्रेंड लेगी, आधा इसमें से मेरी दूसरी फ्रेंड लेगी। तो इस तरीके से वी डिवाइडेड द फूड फॉर 10 ऑल द 10 गर्ल्स। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप का टेस्ट अपने फूड इनटेक करते थे। तो उससे क्या होता है कि जो चीजें हमें नहीं भी पसंद बट यस फीमेल मतलब आपके साथ वाली फ्रेंड लेके आई है, आपने उसका टेस्ट किया है, आपको अच्छा लगा, आप घर जाके भी बोलोगे कि मम्मा आज मेरी फ्रेंड ने ये लेके आए थे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता बट उनकी मम्मा ने बनाया था वो बड़ा टेस्टी था, आप भी एक बार ट्राई करना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यू आर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप। फाइन, तो अभी क्या करना है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है दे हैव टू मेंटेन और दे हैव टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल मींस जो भी बच्चा है उसकी मोटर स्किल्स को डेवलप करना है, कोग्निटिव स्किल्स को डेवलप करना है, उसको कोग्निशन डेवलप करना है। डेवलप इन द सेंस आप उसको इस तरीके की एक्टिविटीज दो कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 years तक के भी होते हैं लेकिन वो चलना नहीं सीखते हैं, उनको चलना नहीं आता है या उनको बात करनी नहीं आती है। बात करनी इन द सेंस वो
स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसीलिए वो बात नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स। तो इसीलिए किस किस तरीके की एक्टिविटीज देनी है उनको, प्ले एक्टिविटीज देनी है, फिर कौन से टॉयज देने हैं उनको खेलने के लिए, फिर कौन से एज ग्रुप में उनको नंबर्स इंक्लूड करने हैं आपने, कौन से एज ग्रुप में प्रॉपर टॉयज यूज करने हैं, कौन से एज ग्रुप में उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स देने हैं बनाने के लिए। तो ये सब होता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इससे सेंसिटिव प्लस मोटर बोथ डेवलपमेंट्स आर देयर। फिर उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट ऑब्वियसली फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो फूड एंड न्यूट्रिशन से होगा। किस किस टाइम पर किस तरीके का फूड प्रोवाइड करना है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, किस किस तरीके का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या क्या सप्लीमेंट्स देने हैं, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड टू मेंटेन द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट आता है कि कुछ कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो, एक्सट्रोवर्ट का मतलब दे आर शाई टाइप, वो बात करेंगे लेकिन बात करने में उनको थोड़ा सा ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो दे आर इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप किसी से भी मिलो तुरंत वो बात करना शुरू कर दे, एक एक पॉजिटिव वाइब होती है। तो ये सोशल डेवलपमेंट होता है। तो जब आप बच्चों को पार्टीज में, पार्टीज इन द सेंस प्ले पार्टीज, जो आपके कॉलोनी के बच्चे हैं उनके साथ बच्चों को जाने दो, खेलने दो उनको, क्योंकि जब तक खेलेंगे नहीं तब तक वो सोशली डेवलप नहीं होंगे। खेलने दो बच्चों को साथ में, गंदे हो रहे हैं गंदा होने दो उनको, मिट्टी में खेलना चाहते हैं खेलने दो, बट उनको सोशली डेवलप होने दो। तो इस तरीके के प्ले पार्टीज है, इस तरीके के प्ले डेट्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है, कौन से पार्क में मिलना है, या किस पार्क में जाके एक छोटी सी किटी पार्टी टाइप्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करनी है। तो दिस इज बीइंग कॉल्ड एज द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो जो ग्रुप प्रॉपर ग्रुप्स हैं दैट हैज टू बी फॉर्म फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द psychological development, then physical development and social development of the child, then effective coordination and implementation of policy among the various departments. तो अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो मेन ICDS है उसका काम क्या है, जो बाकी और सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे चाइल्ड एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट है, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद में आपका अर्बन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रूरल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, फिर आपका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो ये जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपको इन सबको एक मीटिंग करनी है और उस मीटिंग में आपने बताना है कि ये ICDS के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि ICDS का काम है चाइल्ड एंड मदर डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड मदर डेवलपमेंट। तो आपने इस तरीके की चीजें या इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं इनका एक पॉलिसी है कि आपको मदर्स को इस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, आपने बच्चों को इस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, उनका किस तरीके से प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फिर रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बाद में उसको स्टोरेज किस तरीके से करना है। तो ये प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज होती हैं। तो आपने सारे ही डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी है। Then enhance the capacity of the mother to look after the normal health and nutritional health needs through proper nutrition and health education. Now this is very important. Important क्यों है? क्योंकि because यहाँ you have to टेक केयर ऑफ द मदर एज वेल एज मदर्स को अपने बच्चों की भी टेक केयर करनी है। तो इसीलिए यू हैव टू एनकरेज द वुमेन टू टेक पार्टिसिपेशन इन द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो आप हेल्थ एजुकेशन, जो आशा वर्कर्स होते हैं या फिर जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके पास में हेल्थ एजुकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या वो हर वीक जो है सैटरडेज, मोस्टली सैटरडेज को वो लोग हेल्थ एजुकेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर। हाँ, क्या करते हैं वो बच्चों को, जो मदर्स हैं उनको बताएंगे कि आप अपने बच्चों का ध्यान इस तरीके से रख सकते हो, उनको अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उनको अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने किस तरीके से उनको होम मैनेजमेंट देना है या फिर होम रेमेडीज देनी है, और उसके बाद कितनी देर तक देखना है कि बच्चे की हालत ज्यादा खराब ना हो जाए, या किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते टाइम यू हैव टू चेक के बच्चा न्यूट्रिशन खा रहा है या नहीं खा रहा है, मतलब जो फूड आप दे रहे हो उसको वो खा रहा है या नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है तो आपको ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करने चाहिए। जैसे सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दाल बिल्कुल नहीं पसंद होती है। अभी आपने मदर को क्या बोलना है कि ओके फाइन, अगर बच्चे को दाल नहीं पसंद है तो आप दाल का ऑल्टरनेटिव निकालो। दाल को अवॉइड तो नहीं कर सकते बिकॉज जो पल्सेस हैं दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और जब प्रोटीन्स बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे तो फिजिकल हेल्थ का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो नहीं होगा। तो अभी क्या करना है कि आपने मदर को बताना है कि किस तरीके से आपने दाल को
जो आपकी पल्सेस हैं उनको किस तरीके से आप दूसरे चीजों में यूज कर सकते हैं। लाइक अगर बच्चे को पूरियां पसंद तो आप बच्चे को पूरी दाल की पूरियां बना के दे सकते हो, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हो जाएगी, उसको लगेगा वो पूरियां और वो खा लेगा। तो अभी आपको ये आइडिया देना है उनको कि किस तरीके से आपने बच्चे को देखना है कि वो क्या चीजें खा रहे हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और जो चीजें वो अवॉइड कर रहे हैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव देखना है कि उसका ऑल्टरनेटिव आप किस तरीके से बच्चे को दे सकते हैं कि उसको अवॉइड अवॉइड भी ना करें और वो दूसरे तरीके से बच्चे के अंदर चला जाए। तो दैट इज द एनहेंसमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आउट देयर चिल्ड्रन। किस तरीके से आपने बच्चे को संभालना है और किस तरीके से बच्चे का न्यूट्रिशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने कंटिन्यू रखना है, और कौन से सिम्टम्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो किस एज में किस तरीके का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, किस एज में किस तरीके का मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं। बच्चा अगर रात में थोड़ा सा ज्यादा रो गया तो वो डर जाएंगे कि मेरा बेटा बेटी रोए जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को फोन कर देंगे कि सर ये चुप ही नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन है, तो यू हैव टू टेल कि किस टाइप का बच्चे का रोना है या किस टाइप का बच्चा कितने टाइम के बाद में बच्चा सोशल स्माइल करता है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस एज में किस तरीके का करता है। तो ये सब हमारे हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशनल हेल्थ में आते हैं। तो ये सारी चीजें आशा वर्कर्स ने या जो भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको मदर्स को सिखाने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? Objectives are improve the nutrition and health status of the children in age group of 0 to 6 years, then lay the foundation of proper psychological, physical and social development of the child, then effective coordination and implementation of policy among the various departments, and last is enhance the capacity or capability of the mother to look after the normal health and nutritional needs through the proper nutrition and health education. Okay, तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द पैकेज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईसीडीएस आर, मतलब कि जो आईसीडीएस प्रोग्राम है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। अब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में आते हैं आपके विटामिन ए प्रोवाइड सप्लीमेंट्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। देन आता है आपका इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के पेशेंट जो है, जो भी बच्चे हैं उनका प्रॉपर 6 वीक्स पे, 9 वीक्स पे, 6 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, डीपीटी का टीका उनको लगा है या नहीं लगा है, जो भी सारे उनके इम्यूनाइजेशन हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये चेक करना, और नहीं हो रहे हैं तो प्रोवाइड कराना इज द फंक्शन ऑफ आईसीडीएस। देन हेल्थ चेकअप्स, नॉर्मल हेल्थ चेकअप्स। देन रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज का मतलब है कि अगर आप रूरल एरिया में है तो रूरल एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम सब सेंटर्स होते हैं। सब सेंटर्स के बाद में फिर आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, फिर आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। तो जो बेसिक और जो सबसे पास की चीज होगी वो सब सेंटर होगा, और सब सेंटर्स का रेफरल सिस्टम होता है कि जैसे डायरिया हुआ है किसी को, या वोमिटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, थोड़ा छोटा मोटा फीवर हो रहा है, इन सब की मेडिकेशन देके वो आपको घर भेज देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा सीवियर है, जैसे 4 दिन से फीवर है, वो जा नहीं रहा है, या फिर किसी तरीके का एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ है, या फिर किसी भी तरीके का मतलब लेबर पेन है, तो इस इन सब चीजों को वो आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफर कर देते हैं। तो दैट इज नोन एज रेफरल सर्विसेज। देन ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेसेस, जो मैंने अभी आपको बताया। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन टू वुमेन, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि किस तरीके से न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कैसे कैसे मेंटेन करना है। देन प्री स्कूल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 years, मतलब जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनको प्री स्कूल एजुकेशन, जैसे प्ले प्ले स्कूल्स होते हैं ना, जैसे आपके क्रचेज होते हैं, क्रचेज में जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो क्रचेज में बच्चों को छोड़ देते हैं, वहां पर वो पूरा दिन भर उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, वो खेलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वहीं पे उनको खाना पीना सब कुछ प्ले स्कूल, वो प्ले स्कूल टाइप्स होते हैं। तो वो होता है प्री स्कूल एजुकेशन। तो उसके बाद में आता है सपोर्टिव सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। एक सेकेंड।
Okay, so I have a urgent work. There is a meeting has to be conducted by Sneha ma'am. तो we'll do in next class. ये आपका हो जाएगा ICDS, मैं next class में continue करूंगी, ठीक है? Okay, ma'am.